देखिए, अभी मुस्लिम पक्ष को इस केस में अपनी बहस आगे जारी रखनी है। 2 दिन की उनकी बहस हो चुकी थी, कल उनकी तीसरे दिन की बहस होनी है और मूल मुद्दा यही है कि क्या ये केस आगे बढ़ने योग्य है कि नहीं है, पोषणीयता पे बहस होनी है। उनका कहना ये है कि ये केस आगे बढ़ने योग्य नहीं है, सीपीसी की धारा 7-11 से बाधित है। हमारा ये कहना है कि केस आगे बढ़ने योग्य है क्योंकि हमारी जो केस की प्लीडिंग्स हैं, हमने जो उसमें तथ्य रखे हैं, फैक्ट्स रखे हैं, उसके आधार से हमारा केस बनता है। अब वहाँ पे जब शिवलिंग मिल चुका है, उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है, पिलर मिले हैं हिंदू मंदिर के, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, संस्कृत के श्लोक मिले हैं और आज अब जो हमें वजू खाने के अंदर हमारे ईश्वर आराध्य के दर्शन हुए हैं, इसके बाद उस जगह का धार्मिक स्वरूप कोई भी एक मस्जिद का नहीं कह सकता है। मस्जिद की वेस्टर्न वॉल चीख चीख के बोल रही है कि ये जगह हिंदू मंदिर की है। इसलिए हमारा कहना यह है कि हमारी जो पिटिशन है, हमारी जो मांग है कि यहाँ पे पूजा का अधिकार हमें दिया जाए, वो मांग पोषणीय है, वो योग्य है, वो लीगली वैलिड है और इसीलिए मुस्लिम समाज के लोगों को ये चाहिए कि इस केस के मेरिट्स पे बात करें। वो लगातार बात करते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 56 पैरा है उनका, तो वो क्या कर रहे हैं इसको? देखिए, अभी तो उन्होंने हमारे केस की प्लीडिंग्स को पढ़ा है और उसको प्लीडिंग्स को पढ़ते पढ़ते केस में अपनी बहस वो रख रहे हैं। एक वकील होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं दूसरे, और हमें प्रोफेशनल एडवोकेसी में सबसे पहली चीज़ ये सिखाई जाती है कि कभी दूसरे के तथ्य के ऊपर कोई ठहास ना करे, कोई मजाक ना उड़ाए। वो एक वकील हैं अभयनाथ यादव जी, उन्होंने अपनी बात कोर्ट में रखी है, आगे भी अपनी बात रखेंगे और जब उनकी बात कंप्लीट हो जाएगी तो उसका हम जवाब देंगे। लीगली जितनी हमारे केस बनते हैं, फैक्ट्स बनते हैं, जो हमारा धर्मशास्त्र कहता है, बीके मुखर्जी का हिंदू लॉ कहता है, हिंदू आइडल की क्या स्थिति होती है लॉ में, और ये केस हमने किस माइंडसेट से फाइल किया था, क्या मांग है सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में, क्या जजमेंट, ये इन सारे पहलू को उनके उसके ऊपर हम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर 7 रूल 11 पे अपना निर्णय सुनाएगा। 1991 के एक्ट के बाद ये कहते हैं लगातार वो अभयनाथ यादव की मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये मामला बनता ही नहीं है। देखिए, 1991 का एक्ट लोग अधूरा पढ़ते हैं। 1991 के एक्ट में सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में एक शब्द यूज है, रिलीजियस कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जगह ये हम होटल में बैठे हैं और कोई कहे कि इसका एक स्वरूप एक न्यूज़ चैनल का है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? हम ये एग्जामिन करेंगे कि यहाँ पे न्यूज़ चैनल के लिए स्टूडियोज़ वगैरह लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, या होटल के क्या है। तो धार्मिक स्वरूप तय होना है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है और उसी के लिए सर्वे की कार्रवाई की गई थी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उसका धार्मिक स्वरूप एक मस्जिद का है। तो धार्मिक स्वरूप क्या है वो तो सूट में डिसाइड होगा और उसके बाद ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसके पक्ष में लागू होता है ये तभी तय हो पाएगा। सिर्फ ये कहते ना प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है उससे बाधित है, ऐसा नहीं हो सकता है। ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसी बात कहता है। आपको धार्मिक स्वरूप जो सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में वर्ड यूज्ड है उसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसको एग्जामिन करना पड़ेगा और उसके बाद ही केस डिसाइड हो सकता है। ये मुस्लिम पक्ष 2-3 बार बहस कर चुका, अब आज कल भी बहस करेगा जी। क्या वो बता रहे हैं, किस बात को? देखिए, अभी तक तो उन्होंने केस के जो हमारे पैराज हैं, हमारी जो प्लीडिंग्स हैं, उन्होंने वो सारी बातें कोर्ट के सामने रखी। उनका कहना ये है कि हमने विजिबल इनविजिबल डेटीज क्यों लिखा और वहाँ पे सर हमने खसरा नंबर 9130 क्यों लिखा, दीन मोहम्मद के जजमेंट पे रिलाई कर रहे हैं, जिसके ऊपर हर एक चीज़ पे हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, बीके मुखर्जी का हिंदू लॉ है जिसमें विजिबल इनविजिबल डेटीज डिफाइंड है। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि खसरा नंबर 9130 क्यों लिखा, वो दीन मोहम्मद के जजमेंट में खुद ही लिखा हुआ है। दीन मोहम्मद के जजमेंट पे रिलाई कर रहे हैं, उस पर हमारा कहना है कि दीन मोहम्मद के केस में कोई हिंदू पक्ष पार्टी नहीं था। तो ऐसे हर एक चीज़ का हमारे पास जवाब है और उन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई है कि हमारा केस रिजेक्ट किया जाए, हमें उसका जवाब देना है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं इस समय यही कह सकता हूं कि कोर्ट अपना निर्णय लेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार। अच्छा, सिविल डिवीजन से जिला जज की अदालत में जाने का कोई फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो एक स्टेज थी सीपीसी की वो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। आज अगर सिविल जज साहब के सामने मुकदमा होता और उनसे जो भी आदेश होता तो उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाते, फिर हाई कोर्ट जाते, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते। तो एक चरण जो था वो हमने ऑलरेडी उसको पार कर लिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए अच्छी बात है और सबके लिए अच्छी बात है, क्योंकि समाज के सारे लोग चाहते हैं कि इस केस का फास्ट ट्रैक ट्रायल हो और जो भी बात है लोगों के सामने आए। अच्छा, इस बीच जब 1 महीना छुट्टी हुई तो उसमें कई लोगों ने पिटीशन डाला कि हमें पूजा का अधिकार दिया जाए, हमें उसका वो करने दे। तो जब ये एग्जिस्ट करने पर अभी बहस चल रही है मुकदमे को,
तो कैसे वो उसमें वो डाल रहे हैं लोग? देखिए, अब मैं किसी को ये तो नहीं कह सकता कि कोर्ट तो एक ऐसी ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर आदमी आके पिटिशन डाल सकता है, अपनी बात रख सकता है। अल्टीमेटली निर्णय कोर्ट को लेना है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि हम लोगों के हाथ में मांग करने का अधिकार होता है, पर अल्टीमेटली ऑर्डर पास करने का अधिकार कोर्ट के हाथ में होता है। तो ये तो माननीय न्यायालय को तय करना है कि उन पिटिशन पे वो क्या ऑर्डर करेंगे, क्या नहीं करेंगे। पर हाँ, मैं बात कहना चाहता हूँ, लोगों की जनभावनाएं हैं और उस जनभावनाओं का मुझे लगता है हम लोग भी सम्मान करते हैं और सारे लोग सम्मान करेंगे, और साथ ही साथ जुडिशियल प्रोसेस का भी हम सम्मान करते हैं। तो इसलिए उम्मीद यही है कि हमारी बात सुनी जाएगी माननीय न्यायालय में, हम अपने पक्ष रखेंगे और उस पर माननीय न्यायालय जो भी आदेश पारित करेगा उसको हम एग्जामिन करेंगे।